नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हो अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ। हमारा टॉपिक चला हुआ था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही कल की क्लास में हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कुछ एडजस्टमेंट सीखी थी कि किस किस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड हमने आइटम्स को कहां कहां शो करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये कुछ पॉइंट्स हमने कल पढ़े थे। आज उसी कड़ी में हम डिस्कशन करने वाले हैं एसेट्स, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आइटम्स के बारे में। एसेट्स, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसे हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 पॉइंट्स आज मेन रहेंगे, लेकिन उनसे पहले हमें 11th की कुछ बातें समझनी होंगी। आपने 11th क्लास में एक अकाउंट बनाना सीखा जिसे हम कहते थे एसेट्स अकाउंट। कोई भी एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आपने क्लियर करा। कोई भी एसेट्स अकाउंट होता है, एसेट्स की नेचर डेबिट नेचर होती है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो वो स्टार्ट हमेशा ही यहां से होगा, टू। हम सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं तो हमने लिखा था टू बैंक, और जो भी मशीनरी खरीदी थी वो जितने रुपए में या जो भी एसेट्स खरीदी थी वो अमाउंट यहाँ पे लिख देते थे। सर, जो जिस अकाउंट की नेचर होती है वो बढ़ता भी उसी साइड से है। एसेट्स डेबिट नेचर का होता है, वो डेबिट साइड से ही बढ़ेगा। अगर एसेट्स की वैल्यू को घटाना है तो क्रेडिट साइड में कुछ आइटम लिखनी होंगी, ये क्लियर आपको पता है। ये घटता कब था? जब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते थे। तो हम यहाँ डेप्रिसिएट कर रहे हैं इसको बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमने डेप्रिसिएशन लगाया। मान लेते हैं हम, हमारी जो वैल्यू थी वो 1 लाख की एसेट्स थी, तो हमने यहाँ पे पहले लिखा 1 लाख की मशीनरी खरीदी, डेप्रिसिएशन 20% लगा दिया, मान लिया, तो ये वैल्यू जो हो गई ये 20,000 हो गई। यहां से हमारा जो वैल्यू आता था वो क्लोजिंग बैलेंस आया। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? तो यहाँ पे लिखा 1 लाख रुपए। ये 11th की बातें हम कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू बची कितनी? तो बाय बैलेंस सीडी हमारे पास 80,000 रुपए की वैल्यू बची थी। यही काम किया था? बोला हाँ सर, ऐसा ही तो किया था। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते थे? फिर यहाँ पे हम इसको ओपनिंग बैलेंस इसके उतारते थे, तो टू बैलेंस बीडी करें, बीडी। तो आपको समझ में आया। और यहाँ पे जो लिखे जाते हैं एसेट्स में क्या होते हैं? ये हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस लिखे जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, मैं किस लिए लिख रहा हूं। 80,000 लिखा हमने, फिर से डेप्रिसिएशन लगाया, 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब की बार मशीन की वैल्यू कितनी बची हुई होगी? तो बाय बैलेंस सीडी, ये क्या है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्या है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। समझना इस बात को। कितने रुपए बचा? 60,000 बचा सर। टोटल 80,000 और 80,000। ये 11th क्लास में बहुत बहुत अच्छे से आपने ये चैप्टर सीखा होगा। एक यही चैप्टर जो बहुत अच्छे से हम सीखते हैं। इसके बाद फिर से हमने क्या किया? यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, बाय टू बैलेंस बीडी किया। कितने रुपए? 60,000 रुपए। मान लो तीसरे साल में मैं इस मशीनरी को बेच रहा हूं, तो जब मशीन को बेचते थे तो हम क्या करते थे? उस मशीन पे अब तक का जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता था वो सारा डेप्रिसिएशन पहले लिखते थे। मान लिया मैंने ये मशीनरी बेच दी, जैसे ये मशीनरी जो बिकी वो बिकी हमारी 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने तक का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा अब की बार। क्योंकि हमारा जो नया साल स्टार्ट हुआ होगा वो कब से स्टार्ट हुआ होगा? वो स्टार्ट हुआ होगा हमारा 1 अप्रैल से, और मशीन हमने बेच दी 1 अक्टूबर को। पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पहुंचे, 1 अक्टूबर को बिक रही है। 6 महीने हमारे हुए, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता था? जो बिकती थी मशीनरी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते थे। अगर ये 31 मार्च को बेचेंगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो कब बेची है। आप लोगों के केस में डेट वेट का कोई सीन नहीं रहेगा, वो ऐसा कुछ पूछेगा नहीं मेनली कि वो इस तारीख को बिकी है। वो कहेगा कि वो बेची हो तो साल के लास्ट में बेची, ऐसा कुछ करके बताएगा वो। फिर आपको कहा तो डेप्रिसिएशन, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये लास्ट में बेची, साल के लास्ट में बेची है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन ही लगा लो, इसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम में मत आओ। समझ में आई बातें? बोलो सर आगे। वो जो मशीनरी थी वो बेची उसने मान लो 30,000 रुपए में, तो जो जब मशीनरी बिकती है तो उसके लिए लिखते हैं बाय बैंक। देखो, हमारी मशीनरी या हमारी एसेट्स दो तरीके से कम हुई ना। एक तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो कम होगी, बिकेगी तो कम होगी।
वो बिकी हमारी 30,000 रुपए में। सोच करके देखना, एक मशीनरी की वैल्यू साल के शुरुआत में 60,000 रुपए थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 20,000 रुपए उस साल, तो वो बची कितने की है? वो 40 की बची हुई है, और वो बेच दी कितने में? 30,000 रुपए में। बची हुई थी 40,000 की और वो बेच दी 30,000 रुपए में। मेरे बच्चों, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बोलेंगे सर लॉस हुआ, तो ये लो 10,000 रुपए का लॉस। अब लॉस किस साइड में लिखेंगे? तो हम लॉस लिखते थे इस साइड में, बाय किस नाम से लिखते थे? स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लिखते थे, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लिखते थे। कितने रुपए का लॉस है? 10,000 रुपए का लॉस है। अरे 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 सर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो तो हमने 30,000 रुपए में नहीं बेची, ये सेलिंग प्राइस था ना, सेल्स करी हमने, वो 30 में नहीं बेची। वो कह रहा जी मैंने वो बेच दी 70,000 रुपए में, तो 40,000 वैल्यू थी और वो बेची 70,000 रुपए में। क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर अब की बार प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? तो सर ये बाय स्टेटमेंट यहां तो लिखा नहीं जाएगा, प्रॉफिट होगा तो किस साइड में लिखा जाएगा? इस साइड में लिखा जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऐसे करते थे, याद आ गया होगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए? आप बोलेंगे सर ये 70 में बेची है, 40 की बची हुई थी, 30,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। समझ में आई बातें? बोलो सर नहीं आ गई अच्छे से। हमने किया क्या है, जब भी मशीनरी बिक रही है तो 3 चीजें याद रखना, एक डेप्रिसिएशन, एक वो बिकेगी तो सेल प्राइस, ठीक है, और एक हमारा प्रॉफिट या लॉस। ये 3 चीजें याद रखना, डेप्रिसिएशन, सेल प्राइस और प्रॉफिट या लॉस। ये 3 चीजें अगर याद है तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर उसी साल हमने कोई मशीनरी और परचेज करी होती तो क्या करते हम? यहां लिख देते टू बैंक। अगर कोई नई मशीनरी और परचेज करी होती तो यहां पे लिख देते, और ये लिख देंगे सर बैलेंस निकाल करके डेप्रिसिएशन लगा करके। क्लियर है? बोलो हाँ सर बात समझ में आ गई। चलिए सर ये अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बात कर लेते हैं। 11th क्लास में हमने क्या सीखा सर? हम कई बार क्या हमने ये देखा था कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मेंटेन करते थे, और जैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे तो वो डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में नहीं आकर के वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाता था। ऐसा करा होगा तुमने। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हम मेंटेन करते थे तो हम 2 अकाउंट बनाते थे, एक बनता था एसेट्स का अकाउंट और दूसरा बनता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही मैं कहता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहता हूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सेम मशीनरी है, मान लो हमारी मशीनरी में हमने जब मशीनरी खरीदी थी तो लिखा होगा टू बैंक सबसे पहले। इसमें डेट नहीं लिख रहा, आप समझाने के लिए बता रहा हूं। टू बैंक क्या था? आपने वो मशीनरी खरीदी थी मान लो 2 लाख रुपए की। अब तरीका तो ये कहता है कि एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाओ, यहां पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, देखो ना। लेकिन यहां डेप्रिसिएशन कब नहीं आता? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा हो। तो डेप्रिसिएशन कहां पे जाता है? वो जाता है यहां पर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में लिख दिया जाता है। 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन था। हाँ सर 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन था, ये लिख दिया हमने, कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया। यहां पे क्या वैल्यू लिखी जाती थी? तो यहां पे साल के शुरुआत में जितनी वैल्यू होगी उतनी ही लिखी जाती थी। तो बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? डेप्रिसिएशन तो अब की बार एसेट्स में आएगा नहीं, तो बाय बैलेंस सीडी कितना रहा? तो 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में अभी भी बचे हुए हैं। तो सर ये डेप्रिसिएशन इसका क्या होगा? अब मैंने एक बात पहले भी बताई आपको कि कुछ अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक तरीके की लायबिलिटी है, और एसेट्स और लायबिलिटी ये हमारे रियल या पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। इनके हमेशा ही बैलेंसेस निकलते हैं। ये अकाउंट किसी अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद नहीं किए जाते, इनके क्या निकलते हैं? बैलेंसेस निकलते हैं। इसका बैलेंस निकालेंगे। एसेट्स अकाउंट में हमारा रियल अकाउंट था। हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस इतना सा समझो, ये 20,000 रुपए हैं। बोला हाँ सर हैं। हमने साल के लास्ट में टोटल किया, ये 20,000 लिखा और इस साइड में लिख दिया बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए? 20,000 रुपए। बस ये काम कर दिया हमने।
भाई साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन आ चुका है, इसमें 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया टोटल। टू बैलेंस सीडी कर दिया, इसका बैलेंस निकाल लिया। अब क्या करेंगे सर, अब इसके बाद फिर से हमने यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी। इस साल भी यहां पे तो 2 लाख रुपए ही दिखाएंगे, और जो इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा दूसरे साल, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इस साइड में लिखा जाता है, तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी। ये 20,000 रुपए इस साइड में लिखे जाएंगे, और अब जो नया बैलेंस डेप्रिसिएशन लगेगा उसके लिए लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। जो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा वो कितना था, 20,000। हर साल 20,000 लग रहा था। अब टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है आपका, 40,000 हो चुका है। टोटल किया, और इस साइड में लिख देते थे टू बैलेंस सीडी। इस साइड में कुछ अमाउंट थी नहीं, तो सारा का सारा ये 40 के 40 यहाँ पे लिख दिया हमने। यही किया करते थे, बोला हाँ सर यही तो करते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, एसेट्स अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, साल के शुरुआत में भी 2 लाख था, साल के लास्ट में भी 2 लाख रहेगा। ये बैलेंस साल के शुरुआत में और लास्ट में तब तक सेम रहेगा जब तक ये मशीनरी बिकेगी नहीं। ठीक है सर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से एक चीज याद रखना, डेप्रिसिएशन आता रहेगा। इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में भेजना है, लेकिन उस साल भेजना है जिस साल मशीनरी बिकती थी। ऐसा ही करते थे, बोला हाँ सर ऐसा करते थे। यहां पे फिर से हमने तीसरे साल की शुरुआत में लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, माफ करना ब्रोट डाउन। तीसरे साल की शुरुआत में भी बैलेंस 2 लाख रुपए ही था। ठीक है, बोलो हाँ सर। इसका बैलेंस यहां उतारेंगे, क्रेडिट साइड में उतरेगा इसका बैलेंस, तो क्योंकि लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। बाय बैलेंस बीडी ये 40,000 हो चुका है। तीसरे साल वो मशीनरी दी बेच, तो जैसे ही मशीनरी बिकेगी, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो क्या करोगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो जब मशीनरी बेची गई तो डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमने यहां पे लिख दिया डेप्रिसिएशन। तीसरे साल मशीनरी पे भी सबसे लास्ट में बेची थी मशीनरी, 31 मार्च को बेची, तो पूरे साल का 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन और लग गया। ऐसा ही करते थे, बोला हाँ सर। और क्या करा सर, अब ये डेप्रिसिएशन लग चुका है, हमने क्या करना था, यहां से जितना भी अब तक इस मशीनरी पर जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, इस मशीनरी पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा था वो हम एसेट्स अकाउंट में इकट्ठा भेजते हैं। बस यही फर्क होता है। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे थे तो डेप्रिसिएशन हर साल पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, हर साल डिडक्ट होता था, वैल्यू हर साल कम होती जाती थी। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ये अकाउंट बना रहे हैं, उस साल या उसके लिए हमने डेप्रिसिएशन हर साल जो है वो डिडक्ट नहीं कराया। देखो यहां 2-2 लाख रुपए ही एसेट्स की वैल्यू दिखा रखी है। तो सर क्या डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन उस दिन होगा जिस दिन मशीनरी बेचेंगे। जिस दिन मशीनरी बेचेंगे, अब तक का उस मशीनरी के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन काउंट हमने कर रखा है, वो सारा का सारा कहां भेज देंगे? एसेट्स अकाउंट में भेज देंगे। तो ये 40,000 हमने इस पे पहले कैलकुलेट कर रखा है 2 साल में। देखो 20,000 ये, 20,000 ये, 40 और 20,000 ये आ गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है इस मशीनरी पे? 60,000 रुपए लग चुका है। हमने जिस साल बेची ना, उस साल सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में भेज देना यहां से निकाल करके, तो टू मशीनरी कर देंगे 60,000 रुपए। ये जितना भी डेप्रिसिएशन हमने अब तक कैलकुलेट किया था, वो सारे का सारा डेप्रिसिएशन उस मशीनरी का हम अब तक का भेज देंगे मशीनरी अकाउंट में या एसेट्स अकाउंट में, जो भी ये एसेट्स अकाउंट ले लो, जो भी एसेट्स अकाउंट है, तो वो कहां पे आएगा? तो अब तक का जितना डेप्रिसिएशन था, तो बाय डेप्रिसिएशन ना लिख करके क्या लिखोगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि अब तक हमारा डेप्रिसिएशन कितने रुपए लगा है? टोटल 60,000 रुपए लग चुका है। ठीक है, सोचो उस मशीन की वैल्यू साल के शुरुआत में 2 लाख थी, अब तक टोटल डेप्रिसिएशन लगा 60,000, वैल्यू कितनी बची हुई है? 1,40,000। अब मैं 1,40,000 मशीनरी की वैल्यू जो है, मान लीजिए 1,40,000 मशीनरी की वैल्यू है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं उसे बेचना। मैंने वो बेच दी,
तो मैं बेचूंगा तो यहां पे लिखूंगा बाय बैंक, ठीक है। मैंने वो बेच दी 1,40,000 में ही, 1,40,000 की थी, 1,40,000 में बेच दी, मेरे पास ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे लिख देंगे। ना ना सर, 1,40,000 की थी, मैंने वो बेची 1,10,000 रुपए में, तो 1,10,000 में बेची तो लिखेंगे कितना, 1,10,000 रुपए। समझ में आई बात, बोलो आगे। 1,40 की थी, 1,10 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, आप बोलोगे सर लॉस हुआ, तो लॉस को यहां पे लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। कितने रुपए, 1,40 की थी, 1,10 की बेची है, 30,000 रुपए का। ना ना सर, 1,40 की थी, हमने 1,60 रुपए में बेच दी, 1,60 में बेची तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, अब आप बोलेंगे सर अब तो प्रॉफिट हुआ, 1,40 की थी, 1,60 में बेच दी, तो क्या कर दोगे, यहां पे लिख दोगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ सर आ गई। क्या किया, कितने रुपए, तो सर 1,40 की थी, 1,60 में बेची तो 20,000 रुपए प्रॉफिट। तो हमें एक बात समझ में आई कि जब भी मशीनरी बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखना है, प्रॉफिट होगा तो सर डेबिट साइड में लिखना है, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लिखना है। समझ में आई बातें, बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई। इस तरीके से हम एक अकाउंट मेंटेन करते थे जिसे कहते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक अकाउंट मेंटेन करते थे एसेट्स अकाउंट, कोई भी एसेट्स होगी उसके ऊपर सेम ऐसे ही हमारा लगेगा डेप्रिसिएशन, कोई डाउट नहीं है इस बारे में भी। अब हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की, या आपके बड़ी जो क्लासेज है उनकी बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन किस तरीके के होंगे उनके बारे में डिस्कस कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या कैसे कैसे चीजें दिखाई गई होंगी। देखो पहला केस ये, व्हेन ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन ऑफ एसेट्स, एक एसेट्स के क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट का मैं एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं, केवल उसमें मैंने नॉन करंट एसेट्स दिखाई है, बाकी बहुत सारी एसेट्स होंगी, लायबिलिटी भी दिखाई जाएंगी, लेकिन मैं फिलहाल ये समझा रहा हूं आपको। तो बैलेंस शीट में आपको नॉन करंट एसेट्स में लिख रखा होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यहां लिख रखा है नोट नंबर, इसकी ओपनिंग वैल्यू 6,20,000, क्लोजिंग वैल्यू 5,10,000, माफ करना, क्लोजिंग वैल्यू 6,20,000, ओपनिंग वैल्यू 5,10,000, ठीक है, यही है, बोलो हाँ सर। करंट ईयर की वैल्यू और प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू होती है वो हमारी ओपनिंग वैल्यू कहलाएंगी, और करंट ईयर की जो वैल्यू है वो हमारी क्लोजिंग वैल्यू कहलाएंगी, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। अब इसका दे रखा था नोट्स नंबर 1 डाल करके, तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे कि क्या है असल में। अब नोट्स टू अकाउंट्स में गए तो बहुत सारी एसेट्स लिख रखी थी, जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी, देखो लिखा ना, जब केवल बैलेंस दे रखे हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी एसेट्स के बारे में, तो हमें क्या करना है, कहां लिखना है उसको। प्लांट एंड मशीनरी की साल के लास्ट में वैल्यू है 5 लाख, साल के शुरुआत में कितनी थी, 4 लाख, क्या की होगी, हमने खरीदी है या बेची है, सोचो, साल के शुरुआत में थी 4 लाख की, अब हुई है 5 लाख की, हमने 1 लाख रुपए की खरीद ली, और खरीदी होगी तो हमारे पास से पैसा गया होगा तो सर आउटफ्लो है ये हमारा। और हमने ये भी बताया था कि आपकी जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कहां पे इफेक्ट डालती है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इफेक्ट डालती है मेनली। आपके पास से पैसा गया है तो पैसा गया तो आप कहां पे लिख देंगे, ये लो, आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने लिख दिया पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, क्या किया, सीधे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया, सीधे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया आपने। क्लोजिंग की वैल्यू 5 लाख, ओपनिंग की वैल्यू 4 लाख, कितने रुपए आपके पास से गए होंगे, तो आपने लिखा सीधे सीधे 1 लाख रुपए। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई, कोई डाउट ही नहीं है हमें, क्लियर है, बोलो सर बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा दूसरी बात पे आते हैं। अब गुडविल के बारे में देखा, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में इतना ध्यान रखना, अगर पहले साल वैल्यू दे रखी है, देखो जैसे ये दे रखा है आपको, इसी में समझ लो, ये वैल्यू है हमारी कुछ पिछले साल की, तो मैं इसे ओपनिंग वैल्यू बोलूंगा और इसे बोलूंगा क्लोजिंग वैल्यू। पहले साल वैल्यू थी 1 लाख रुपए, अब हो चुके 80,000 रुपए, क्या किया होगा, आपकी गुडविल कम हुई है, ठीक है,
तो जब भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रखी हो, तो उस टाइम पे इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं इसे हम? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होना अमोर्टाइजेशन होता है। अमोर्टाइजेशन कुछ और नहीं, जैसे टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, सेम ऐसे ही धीरे धीरे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी कम होती है, लेकिन उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज न करके हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो ये एक तरीके का डेप्रिसिएशन ही है। पहले साल वैल्यू थी 1 लाख, अब हो चुकी है 80,000। ये हमारा एक तरीके से डेप्रिसिएशन है। और हमने इसको कहां पे शो करना है? क्या ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा ही हमने कहां पे देखा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखा है, और हमने उसमें ऐड करके दिखाया है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रिसिएशन भी, और क्या हमारा अमोर्टाइजेशन भी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। पहले वैल्यू 1 लाख थी, अब हमारी हो चुकी है कितनी? 80,000 रुपए। तो 20,000 रुपए हमें जोड़ने हैं इसमें। लेकिन याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहां तक उल्टा चलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल तक उल्टा चलता है। जो चीज जोड़ने की हो वो घटाते हैं, जो चीज घटाने की हो वो जोड़ते हैं। नहीं समझ में आई? अरे प्यारे बच्चों, जो नुकसान है वो हम ऐड करते जाएंगे, और जो फायदा होगा वो लेस करते जाएंगे। कहां तक? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक। ऐसा ही रहेगा। इसके बाद पूरा फॉर्मेट हमारा डायरेक्ट वे में आ जाता है। पैसा जा रहा है तो लेस करो, पैसा आ रहा है तो ऐड करो, सीधी सी बात। क्लियर है? चलिए, नहीं समझ में आई बातें तो आगे भी आ जाएंगी ये सारी बातें, दोबारा सुन लो एक बार, है ना सर। इसके बाद हमने देखा पेटेंट्स दिए हुए थे, तो पेटेंट्स के केस में क्या किया? पहले वैल्यू थी 10,000 रुपए की, अब हो चुकी है वैल्यू 40,000 रुपए। पेटेंट्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या वैल्यू कम हुई है? नहीं सर, बढ़ी है। तो बढ़ी है तो कैसे बढ़ी होगी? हमने परचेज किए होंगे। अच्छा सर, तो क्या ये कहना चाह रहे हो कि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो वो डेप्रिसिएशन है या अमोर्टाइजेशन है? एक तरीके से वो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना है। लेकिन पेटेंट्स की वैल्यू या इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो हमने परचेज माननी है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं भाई। पहले 10,000 रुपए थी, अब 40,000 रुपए हो चुकी है। 30,000 रुपए का हमने पेटेंट्स मतलब राइट्स हमने ये खरीद लिए होंगे। पेटेंट से राइट्स हमने खरीद लिए होंगे। कितने रुपए? 30,000 रुपए। समझ में आई मेरी बात? तो सर क्या ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने क्या करा? अगर हमने कोई राइट्स खरीदे हैं तो पैसे हमारे पास से गए होंगे, तो लिखेंगे पेमेंट फॉर पेटेंट्स। कितने रुपए? तो सर पैसे गए हमारे पास में 30,000 रुपए। पहले 10 थी, अब 40,000 रुपए वैल्यू हो गई। समझ में आई बातें? बोलो हाँ सर, आ गई। कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। एक चीज अगर और समझना चाहो तो वो ये ऐसी समझना, आपकी पूरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले जो पोर्शन है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, पूरी लायबिलिटी बता रहा हूं, लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे पास पैसा आया होगा। ठीक है, कैश का फ्लो क्या हुआ होगा? कैश का फ्लो भी बढ़ेगा। लायबिलिटी के केस में सेम रहता है फ्लो। लायबिलिटी बढ़ी तो कैश भी आया, कैश भी बढ़ा। लायबिलिटी घटी मतलब कैश भी घटा होगा। ऊपर बैलेंस शीट के जो एसेट्स, जो इक्विटी और लायबिलिटी है, उसके लिए सारी पूरी इक्विटी और लायबिलिटी के लिए याद रखना ये बात। क्या? अगर हमने लायबिलिटी बढ़ाई है तो इसका मतलब कैश का क्या हुआ होगा? फ्लो आया होगा। लायबिलिटी बढ़ाने का मतलब मैंने किसी से कर्जा ले लिया मान लो, तो कर्जा लिया तो सर पैसे आए होंगे, इनफ्लो हुआ होगा। तो ये समझिए। एसेट्स के केस में क्या होता है? एसेट्स के केस में अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो कैश का फ्लो घटता है। अगर एसेट्स घट रही हैं तो कैश का फ्लो बढ़ रहा है। एसेट्स घटना मतलब एसेट्स बिक रही हैं तो क्या हो रहा होगा? तो सर इनफ्लो हो रहा होगा, हमारे पास पैसा आ रहा होगा। फ्लो के साथ में
करंट फ्लो के जो हमारा कैश का फ्लो है, माफ करना, कैश के फ्लो के साथ में लायबिलिटी का रिलेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन एसेट्स का रिलेशन उल्टा होता है। तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब देखो इस बात को सोच करके, एसेट्स क्या थी, पहले 4 की थी, अब 5 की होगी, एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। एसेट्स का फ्लो उल्टा होता है तो आपने लेस करना है। एसेट्स बढ़ी तो लेस कर दो। कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने लेस करके दिखा रखी है। समझ में आई बात, बोलो हाँ सर आ गई। सर गुडविल देखो एक बार, अब गुडविल पे लगा था डेप्रीसिएशन, ये पहले थी 1 लाख की, अब हो चुकी है 80,000 रुपए की। वैल्यू क्या हुई है, घटी है भैया। पहले 1 लाख की थी, अब 80,000 रुपए की हुई है। वैल्यू क्या हुई है, घटी है। अब हमने क्या बताया था आपको, सर जब भी एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कहीं ऐड करनी है। देखो डेप्रिसिएशन को आपने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। देखो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी थी, 10,000, पेटेंट्स की वैल्यू हो कितनी गई, 40, वैल्यू बढ़ गई, बोलो हाँ सर 10 से 40 हो गई। एसेट्स की वैल्यू 10 से 40 होना, वैल्यू बढ़ गई, हमने उल्टा फ्लो दिखाना है, लेस करना है। ये देखो लेस करके दिखा रखा है। एसेट्स बढ़ेंगी तो लेस होती है और लायबिलिटी बढ़ेंगी तो ऐड होती है मेरे बच्चों, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में इस तरीके से आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से समझ में आई होगी मेरे ख्याल से बातें, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को अभी फिलहाल इस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। सर बहुत अच्छी सी बात है। हमने क्या किया था, हमने ये सारी बातें पढ़ ली, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं एसेट्स के, और अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो बताया है मैंने ये आपको। अच्छा सर आगे बताइए फिर, ये ले लीजिए दूसरा केस, जब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सेम क्वेश्चन लगभग। अब की बार में इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं ले रहा, इंटेंजिबल एसेट्स का आप समझ गए, इंटेंजिबल एसेट्स में अलग से कुछ नहीं है। वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब अमोर्टाइज हो रही है, वैल्यू ज्यादा आ रही है इसका मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, ठीक है। हमने परचेज किया होगा तो उसको लेस करना है आपने। डेप्रिसिएशन दे रखा है, अब की बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके सामने ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन या प्यारा सा केस आपको दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है इसको समझने में। देखो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ भी हो सकता है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट एसेट्स में कुछ भी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, सब कुछ भी हो सकता है नॉन करंट एसेट्स में। अब पहले वैल्यू कितनी दे रखी है इसने दे रखी है, पहले वैल्यू थी 4 लाख रुपए, अब कितनी है 5 लाख रुपए। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, सर 4 से बढ़कर के 5 हो गई, एसेट्स का बढ़ना लेस होगा कहां से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, यही कर रहे थे। अब की बार ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बातें लिख रखी थी। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज के बारे में बातें बता रखी हैं, और डेप्रिसिएशन किससे रिलेट हो रहा है, सर इसी मशीनरी से। यहां पर देखो प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये अंदर दी होंगी बातें नोट्स अकाउंट्स में, कि ये जो 5 लाख रुपए आए ये कहां से आए हैं, कि ये 5 लाख रुपए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के थे। यहां जो 5 लाख लिख रखे ये कहां से आए हैं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, माफ करना, ये प्लांट एंड मशीनरी के थे, ये 5 लाख थे। समझ में आई बातें, बोलो सर बहुत अच्छे से आ रही है। नोट्स अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे बैलेंस शीट के नीचे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इन्हीं का डेप्रिसिएशन लिख रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा डेप्रिसिएशन, और जब भी ऐसी स्थिति आए तो क्या करोगे, अकाउंट बना लेना। ऊपर कोई आइटम दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट कह रखी है उससे रिलेटेड, ठीक है, एसेट से रिलेटेड, तो फिर क्या बना लेना, एक बार अकाउंट बना लेना, ठीक है। ये लो हमने बना लिया अकाउंट। अब अकाउंट कैसे बनाए सर, अकाउंट के केस में सिंपल सा फंडा है सर, आपको ये दे रखा है कौन से वाला बैलेंस, क्लोजिंग, करंट ईयर का बैलेंस क्लोजिंग होता है, सी से बनता है करंट ईयर और सी से ही बनता है क्या, क्लोजिंग, ठीक है। बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। तो सर इतना सा समझिए बस, हमने ओपनिंग बैलेंस किस साइड में लिखने हैं, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, और एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। ये लो मैंने लिख दिया टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस है 4, कितना, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए,
ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस होते हैं करंट ईयर वाले। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस को कहां पे लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस को मैं लिख दूंगा इस साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। किस नाम से या कितनी अमाउंट सर? 5 लाख रुपए। करंट ईयर का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है, याद रखना इस बात को। ठीक है, बोलो हाँ सर। अब क्या करें सर? अब डेप्रिसिएशन बताओ। एक बात बताओ, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं पे यूज कर रखा है क्या? यहां पे कुछ लिख रखा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना होगा? नहीं सर। और कैसे पता चलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है? जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेगा। कैसे? यहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड, यहां पे लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यहां पे लिखा प्रॉपर्टी, यहां पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, यहां लिख देगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर तुम समझ जाओगे कि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है। समझ में आई बात? फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखा। तो क्या करते हैं सर? जब ऐसी स्थिति होती है हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, ये देखो, ये अगर ये था तो 2 अकाउंट बनाए थे, अगर नहीं था तो एक ही अकाउंट से काम चल गया था, केवल एसेट्स अकाउंट बनाया था, और जितना भी डेप्रिसिएशन था वो हमने इस अकाउंट में लिखा था। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। एसेट्स अकाउंट में लिखा था तो वही करना है। आ जाओ नीचे, ये लो भैया, यहां पे हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ लगेगा। कहां पे सर? यहां प्लांट एंड मशीनरी में, यहां लिख दो डेप्रिसिएशन उस साल का। कुछ नहीं करना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उतार लेने, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन लिख रखा है आपको पता, वो डेप्रिसिएशन लिखना कहां पे होता है? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ही नहीं हुआ है तो सारा जो डेप्रिसिएशन उस साल का वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिख देना है, यहां पे लिख देना है। कितने रुपए? 20,000 रुपए। हो गया? बोलो हाँ सर। अब कर लो इसका टोटल। यहां से टोटल देखा तो यहां पे टोटल है 5,20,000 रुपए, और यहां है 4 लाख रुपए। तो कितना लिख दूं यहां पे भी? 5,20,000 रुपए लिख दूं? लिख दूं? हाँ सर लिख दो। अब सर देखो ना, डेबिट वाले साइड का टोटल तो 5,20,000 और ऊपर बैलेंस देखा 4 लाख, तो यहां पे कुछ आएगा? हाँ आएगा। कितने रुपए आएंगे? तो आप बोलोगे सर 1,20,000 रुपए आएंगे। अब ये क्या है सर? एसेट्स के डेबिट साइड में अगर कुछ है तो सर वो क्या है? वो नई मशीनरी परचेज करी होगी हमने। तो ये क्या आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगी ये क्या होगी? ये 1,20,000 की नई मशीनरी परचेज करी होगी। सर ये लिख तो नहीं रखा? अरे ये हम ही ने निकाला है, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इसीलिए तो ओपन करा था हमने, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इसीलिए तो बनाया था हमने कि ये एक छुपी हुई अमाउंट हमें पता चल जाए। बस ऐसे केस में हमने कुछ नहीं किया। जब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिख रखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसमें? बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिख रखा। जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख रखे तो समझ जाना एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा? एसेट्स अकाउंट। वो बनाया हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा 4 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस लिखा 5 लाख रुपए। सर डेप्रिसिएशन इस साइड में लिखना है हमें, और जब भी मशीनरी परचेज हुई तो इस साइड में। तो मशीनरी का अमाउंट जो है वो हमारा हमने खुद निकालना है। समझ में आई बातें? बोलो सर आ गई। अब क्या करें सर इसका? अब तक पिछले केस में हमने क्या किया था? पिछले केस में हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया था। देखो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया था। जो मशीनरी, ये लो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया था चुपचाप, कोई डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन कुछ नहीं लिखा, कुछ था नहीं, बोले ऐसा बोला कोई था नहीं। लेकिन सर इस केस में क्या होगा? इसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग को अब ध्यान नहीं रखना है। अब क्या करेंगे सर? फिर ओपनिंग क्लोजिंग को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सर ओपनिंग क्लोजिंग को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इनको तो दो काट दो। मैं इनके लिए मैं ये लाल पेन से यहां लगा देता हूं मार्क, ये भी और ये भी। केवल इन दो बातों का ध्यान रखना है। ये है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां पे जाएगा?
तो याद रखना डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। याद है ना डेप्रिसिएशन का क्या काम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, ये ऐड होता है। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। और ये क्या है, ये हमारी है मशीनरी परचेज्ड। तो ये मशीन परचेज करी होगी तो कहां पे लिखी जाएगी, ये आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मशीन परचेज करी है तो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये हो जाएगी घट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये लेस करके दिखाना है। समझ में आई बात, नहीं आई? कोई भी एसेट्स परचेज करी तो क्या करोगे, पैसा गया है आया, तो पैसा सर हमारे पास से चला गया। क्लियर होगी बात? दो जगह पे लिखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन जहां लिखा था वहां लिख दो 20,000 रुपए, और ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होने वाली अमाउंट में 1,20,000 रुपए। आ गया समझ में, बोलो सर आ गया। अब आ जाओ तीसरे वाले केस पे। सर अब इस केस में देखो एक बार क्या क्या दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख थी, ये क्लोजिंग वैल्यू है, ये ओपनिंग वैल्यू है। ठीक है, बोलो हाँ सर। एक मिनट बेटा, यहां नोट्स टू अकाउंट्स में बातें लिख रखी है कि ये 5 लाख और 4 लाख की, यही प्लांट एंड मशीनरी थी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में ये जो 5 लाख रुपए हैं ये प्रॉपर्टी, ये प्लांट एंड मशीनरी के हैं केवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रखा है कि डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन भी है। कितने रुपए, 20,000 रुपए। और कह रहा है एक मशीनरी बेच दी जिसकी कॉस्ट थी 5,000, बेची वो 2,000 रुपए में, और उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 500। तो क्या आपकी बार एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा? नहीं, वो भी नहीं बनाना पड़ेगा। सर अब की बार क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या मैं कहूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे तो अकाउंट नहीं बनेगा आपका। समझ में आई बात, बोलो हाँ सर आ गई। क्लियर है, बोलो सर क्लियर है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे तो आपको एक बात ये पता चली कि सर ये अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया। अरे सर जब मेंटेन नहीं किया गया तो ये क्यों लिख दिया, फिर ये क्यों लिख दिया, ये बताऊंगा क्यों लिख दिया। सबसे पहले आप अपना काम पूरा कर लो। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है, 2 अकाउंट बनाने चाहिए वैसे तो, प्लांट एंड मशीनरी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, बस इतनी सी बात। ओपनिंग बैलेंस देखिए कहां पे लिखेंगे, 4 लाख रुपए लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी में लिख देंगे यहां पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये मैंने लिख दिया 4 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखना है, यहां पे बाय बैलेंस सीडी करके, कितने रुपए, 5 लाख रुपए लिखने हैं सर, लिख दिए। अब डेप्रिसिएशन लिखना है, यहां लिख दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए है, 20,000 रुपए। ये तो हमने पहले वाला ही काम किया है ना। अब पहले वाला क्वेश्चन यहां तक था, अब ये नई इस क्वेश्चन में ये बात और लिख रखी है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए थी, वो बेच दी 2,000 रुपए में। तो बेचेंगे तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ सर लिखेंगे, तो लिख दो ना बेची कितने में है, तो लिख दो बाय बैंक अकाउंट। भाई बेची है 2,000 रुपए में, ये लो। समझ में आई बात, बोलो हाँ सर। अब इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन भी लिख चुके हैं हम, बैंक भी लिख चुके हैं, इसके बाद देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक बात बताओ, एक मशीन 5 की खरीदी थी, 5 की उसकी कॉस्ट थी, वो बेची है 2,000 रुपए में, है ना? तो क्या हम ये कहेंगे कि 3,000 रुपए प्रॉफिट में बेची है या लॉस पे बेची है? 5 की खरीदी, 2 में बेची, तो ये कहेंगे 3,000 रुपए लॉस पे बेची है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ सर 3,000 रुपए लॉस पे बेची है। अच्छा, क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा पूरी उम्र? सर लगा था। तो क्या वो घटाओगे नहीं घटाओगे? बोलो हाँ सर घटाना तो चाहिए। तो भाई बस यही काम कर लो, एक मशीन जितने में खरीदी वो देखो 5,000 में खरीदी, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन अब तक का लग चुका है, इसीलिए ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है कि अब तक जब लास्ट तक वो मशीनरी बेची तो उस पे ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था 500 रुपए। तो कितने की बची हुई है? 4,500 रुपए की बची हुई है। वो 500 रुपए तो डेप्रिसिएशन ही लग गया ना, 5,000 की खरीदी थी, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी बची? 4,500 रुपए। बेच कितने में दी? 2,000 रुपए में बेच दी। तो सर नुकसान कितने का हुआ? केवल 4,500 रुपए का हुआ। और नुकसान को के लिए लिखते हैं हम बाय स्टेटमेंट ऑफ
P&L। नुकसान इस साइड में आता कितने रुपए का? 2500 रुपए का। समझ में आई बातें? बोलो सर आ गई। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट तो कर दी, अब इसका टोटल करने बैठ जाओ एक बार। अब टोटल करने बैठे तो ये लो, क्रेडिट वाली साइड हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। कितने रुपए हुए ध्यान से देखोगे तो 20 और 2 22, ये हो गए हमारे 24,500। तो 5,24,500 रुपए, 5,24,500। यहां पे भी कितना लिखूंगा? 5,24,500। समझ में आई बात? बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई। अब इस साइड देखा तो ऊपर लिखा हुआ है 4 लाख रुपए, इसका क्या करें सर? तो मैंने बताया था अब बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी? टू बैंक आएगी। किसकी? परचेज की वैल्यू आएगी यहां से। ये वाली साइड कम थी, ये वाली साइड कम थी, तो हमने यहाँ पे टू बैंक लिख देना है अपने आप से। ये आंसर हमारा जब हम अकाउंट बनाएंगे तभी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बोलो सर बात समझ में आई? कितने रुपए सर? सर बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे 5,24,000 में से 5,24,500 में से 4 लाख घटाएंगे तो आएगा 1,24,500 रुपए की नई मशीनरी खरीदी होगी। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, समझाई थी, छोटी सी प्यारी सी बात थी, सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का ध्यान रखना नहीं है। लो भाई, इसको मैं रखा राउंड काट दिया। बोलो सर काट दिया। अब क्या करेंगे? ये डेप्रिसिएशन कहां पे जाता है? मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है डेप्रिसिएशन, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना। ये सर ये बैंक, ये क्या है हमारी? ये एसेट सेल हुई होगी। एसेट सेल होगी तो सर पैसा आएगा हमारे पास, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर पैसा आएगा, एसेट्स परचेज करें या सेल करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। सेल करी है तो पैसा आया है, जमा कर देना। परचेज करी है तो पैसा गया है। देखो ये परचेज कर रखी थी हमने, तो ये कर दिया हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्या? माइनस। स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या है सर? ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है बच्चों। ये भी कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। और क्या करना है? इसको भी प्लस करना है। कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, याद रखना इस बात को भी। ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसको क्या करना है? प्लस करना। हमें एक बात पता चली, क्रेडिट वाली जो आइटम है वो सारी प्लस में जा रही है और डेबिट वाली जो आइटम है वो माइनस में जा रही है, ये भी समझ लो। अब लिखने का तरीका कहां कहां लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग में कौन कौन जा रहा है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रहा है एक तो यहां से डेप्रिसिएशन और एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं। सर ये देखो, ये हमारा फॉर्मेट था, ये हमारा फॉर्मेट था। डेप्रिसिएशन कहां पे लिखना है? हमने यहां पे लिखना है, देखो इस वाली जगह पे। ये जो दिखाई दे रही है डेप्रिसिएशन, यहां पे ऐड करना है जो भी जितना भी अमाउंट वहां, जो जैसे 20,000 रुपए था ना, तो यहां लिख देंगे 20,000 रुपए, लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहां पे आएगा? वो भी यहां पे आएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स एसेट्स कोई भी होगी, तो उसके ऊपर वो भी यहां पे ही हमने ऐड करके दिखाना। वो अमाउंट जो थी वो हमने यहां पे दिखानी। कितने रुपए की थी? 4,500 रुपए की, या मान 2,500 रुपए था वो वहां पे, अगर आप देखोगे तो 2,500 रुपए यहां पे लिख देंगे हम। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ ली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कहां लिखनी है। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने बता दी कहां कहां लिखनी है। अब बची क्या? देखो ये इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये कहां लिखनी है, ये कहां लिखनी है। 20,000 और 2,500 लिख दिया, हां से लिख दिया। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के 2,000 रुपए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, और ये 1,24,500 ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, लिख दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर हमने मशीनरी परचेज करी है तो यहां पे आ जाएगा, क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ या पेमेंट फॉर परचेज
ऑफ मशीनरी। हमने अब की बार क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं किया, हमने क्या किया है, हमने सर डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन घटा करके सारे ही फिर अकाउंट बना करके हमने बातें करी। समझ में आई? बोलो हाँ सर। और अगर परचेज करी हमने तो सर वो लेस होगी, और अगर हमने सेल करी है तो वो ऐड हो जाएगी। तो सेल वाली वैल्यू यहां पे लिख देंगे, यहां पे 1,24,500 लिखना है, और जो सेल करी है वो कितने रुपए में करी है, तो आप बोलोगे सर सेल करने वाली जो थी वो 2,000 रुपए में करी थी, तो सर 2,000 रुपए में कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे उसे, यहां पे ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी ऐसे लिख देंगे, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। रिसीट्स ऐड होगा तो रिसीट्स ही तो आएंगी, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने में बेची थी वो अमाउंट यहां पे लिख देंगे। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई, इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो हमें एक बात पता चली, मेनली जब हम एक अकाउंट बना रहे हैं तो उससे आइटम कहां जा रही है, ये जो एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रही है, और क्योंकि एसेट्स है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनी, नॉन करंट एसेट्स। समझ में आई बातें? बोलो सर आ गई। अब आगे बात कर लेते हैं, यहां पे आ जाइए। When accumulated, केस नंबर 3, when accumulated depreciation is given in balance sheet, जैसे ही हमने देखा कि accumulated depreciation है बैलेंस शीट में दे रखा है, आप 1 मिनट होल्ड करेंगे बेटा, 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड करेंगे। मैं एक मैसेज कर देता हूं, केवल 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दे रखा है, इसका मतलब फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हुआ है। और मैंने क्या कहा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये है, ये देखो, ये ओपनिंग और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है। और हमने भी कितने अकाउंट बनाने हैं, 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दूं मैं, उसको बात एक ही है। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। अब तक के केसेस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे थे, तो हमने सिंपली एक काम करा, क्या, हमने अपनी एक ही अकाउंट बनाई, कौन सी, एसेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो 2 अकाउंट बनेंगे, एसेट्स का अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये ले लीजिए। आपको अब एक चीज समझनी है, बड़े प्यार से समझना इस बात को। अगर मैं ये बोलूं आपकी एसेट्स की कॉस्ट 2 लाख रुपए थी, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 रुपए, तो वैल्यू कितनी रह गई, 1,80,000 रुपए रह गई है। इस 1,80,000 रुपए वैल्यू को हम बुक वैल्यू बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बताओ? बुक वैल्यू है ये। और ये वैल्यू क्या दे रही, दिखाई दे रही है हमें, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, यही बोलते थे ना, ठीक है। हम इस बुक वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन मतलब जो डेप्रिसिएशन घटने के बाद आई है जो वैल्यू, उसे रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। जो डेप्रिसिएशन घटने के बाद वैल्यू आती है उसे रिटर्न डाउन वैल्यू ही तो बोलेंगे, कम होकर के जो वैल्यू आई है। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई, बहुत दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और समझना, मैं फिर से इसी में कह रहा हूं आपको, आपके पास साल के शुरुआत में कॉस्ट थी उस मशीनरी की 2 लाख, आपने 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, नेट अब आपके पास में कितने रुपए की वैल्यू बची हुई है, आप बोलेंगे सर 1,80,000 रुपए की बची हुई है। तो ये हमारी नेट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। WDV वैल्यू हमारी कैसी वैल्यू है, नेट वैल्यू है। और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, हमारी ग्रोस वैल्यू कहलाई। एक चीज होती है ना ग्रोस और नेट, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ग्रोस, और डेप्रिसिएशन घटने के बाद जो आई वो क्या, हमारी नेट वैल्यू हो गई। समझ में आई बातें? बोलो सर आ गई, बहुत 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 अच्छे से आ गई समझ में, वेरी गुड।
अगर आ गई है तो। सर कहां पे यूज होगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाए तो उसमें आप दिक्कत मत मानना, आपको ये समझ में आ गई है, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है आपको ये भी समझ में आ गया है। अब यहां पे देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट दे रखी थी, तो बैलेंस शीट में आपको अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है 2,70,000 रुपए और 1,60,000 रुपए। नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा, तो हमने नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के नीचे झांका, बैलेंस शीट के नीचे झांका तो हमें पता चला प्लांट एंड मशीनरी है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 रुपए है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 80,000 रुपए का है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 2,70,000 रुपए है। तो हमें एक बात पता चली, ये कौन सी वैल्यू है असल में? ये नेट वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है बच्चों? नेट वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। हमें नोट्स टू अकाउंट्स में झांकना है, सीधी सी बात। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटने से पहले की वैल्यू देखनी है। ये है हमारी नेट वैल्यू, ये है हमारी ग्रोस वैल्यू, ठीक है। ये है हमारा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डाउट नहीं है ना? बोलो सर नहीं है। अकाउंट बनाना शुरू कर दो। एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रखी, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आप लोगों को। क्या करोगे सर? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो क्या करोगे? अकाउंट तो बनेगा। बोलो सर बनेगा अकाउंट, तो अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। अकाउंट तो ऐसा तो नहीं कर सकते नहीं बनाए, क्योंकि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब याद रखना, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बात एक ही है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलूं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलूं, बार बार कह रहा हूं, एक ही बात है। ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये अकाउंट जब भी शुरू होंगे तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट होंगे। जैसे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है ना, क्योंकि वो डेबिट नेचर का है, तो लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, तो ये अकाउंट जब भी स्टार्ट होंगे तो ये कौन सी साइड से होंगे? इनके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। तो याद रखना, यहां पे लिखना है आपने टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखना है, और क्लोजिंग बैलेंस, माफ करना, यहां पे बाय लिखा जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखना है टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस तो सीडी होता है, तो सीडी लिख दिया। पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाद में बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आई। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, तो लिख दो 40,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होता है? करंट ईयर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो लिख दो 80,000 रुपए। हमने टोटल किया तो इस साइड का टोटल आया 80,000 रुपए, इस साइड का टोटल कम आ रहा है, तो हमने ज्यादा वाला लिखना है 80,000 रुपए। तो सर यहाँ पे कुछ और भी अमाउंट आएगी, वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन होगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है बच्चों? ये डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का। इस साल जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा। बोले सर समझ नहीं आई बातें, अब समझाएंगे। देखो एक बार ऊपर चलो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था? हाँ सर बनाया था। क्या कर रहे थे? देखो हमने अपने अकाउंट में ये 20,000 रुपए लिख दिए। देखो ये बाय बैलेंस बीडी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, लिख दिया था? बोलो हाँ सर लिख दिया था। अब ये बढ़ा कब? ये सर क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है, 40,000 दे रखा। कैसे बढ़ा ये सर इसमें उस साल का डेप्रिसिएशन ऐड हुआ है, तभी तो बढ़ा है वो। बोले हाँ सर बढ़ा है। जब भी हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बढ़ जाएगा वो, उसमें क्या है? बोलो हाँ सर। और ये घटेगा कब? जब हम मशीनरी बेचेंगे तो घटेगा। तो मशीनरी बेचेंगे या एसेट्स बेचेंगे तो उस साल जितना भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड में कर देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई बातें। आगे वापस हम अपनी उसी साइड के ऊपर आ जाओ। यहां पे सर हमने ये कहां से निकाला है? ये अपने आप से आंसर निकाला है। तो पता चला एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों हम मेंटेन करते हैं, ये पता चला? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से पता चल गया, कोई डाउट नहीं है। अब करना क्या है आपने? छोटा सा काम है आपका। आपने यहां से ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस कहां पे? ये डेप्रिसिएशन। इस अकाउंट का भी सेम वही फंडा है, ओपनिंग कुछ नहीं करना और क्लोजिंग कुछ
नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस भी कहीं नहीं लिखना और क्लोजिंग बैलेंस भी कहीं नहीं लिखना। यहां से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो लिखना है। और डेप्रिसिएशन को कहां पे लेके जाते हैं? हम लेकर के जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देते हैं सर? क्रेडिट वाली आइटम ये ऐड हो जाती है, तो ये डेप्रिसिएशन वहां पे ऐड हो जाएगा ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। समझ में आई बात? बोलो सर। आगे 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 आगे। फिर बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बस बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो देखो एक बार, अब ग्रोस वैल्यू कितनी है? 3,50,000 रुपए। और ओपनिंग ये ग्रोस वैल्यू कितनी है? 350 और 2 लाख। अब की बार बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, हमें केवल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमें दे रखा होता कि प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो हम फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मेंटेन करते। अभी सिंपल कर दो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखना चाहें तो इसका इफेक्ट कहां पे आता है तो देखो एक बार, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी में, टू बैलेंस बीडी कर दो। क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दो। ओपनिंग बैलेंस देखो कितने हैं? 2 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितने दिखाई दे रहे हैं? 3,50,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 3,50,000। ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 3,50,000। समझ में आई बात? बोलो सर। आ गई। अब अगर अकाउंट ना बनाए तो क्या प्रॉब्लम आती? माफ करना, मैंने गलत बता दिया था शायद आपको। मैंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी को हमने अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट दोनों बनाने हैं। ठीक है, 2 अकाउंट बनाने के लिए हमने बोला था ना। माफ करना, मैंने शायद गलत बता दिया आपको। मैंने ये बोल दिया कि ये अकाउंट आपने बनाना नहीं है, दोनों अकाउंट बनाने हैं। तो आपने क्या करना है? अब सीधा सीधा काम, इनका टोटल किया। बोलो सर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे क्या? यहां पे मैंने बोला था जब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन रहा हो तो यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आता, यहां पे आता है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, और वो तब आता है जब कोई मशीनरी बेची जाती है। जब तक कोई मशीनरी नहीं बेची गई तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा डेप्रिसिएशन में से। समझ में आई बात? बोलो सर। आ गई। और इस क्वेश्चन में मशीनरी के बेचने और खरीदने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। क्लियर है? बोलो सर। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे सर? हमने बैलेंस देखा तो क्रेडिट वाला बैलेंस दिखाई दे रहा है 3,50,000, और यहां पे भी लिख देंगे 3,50,000। सर इस साइड में कुछ आएगा? हाँ आएगा ना, टू बैंक आ जाएगा। कैसे आया सर? ये कहां से आया? अरे टोटल 3,50,000 है, यहां वैल्यू 2 लाख रुपए दे रखी है। अब 1.5 लाख रुपए कहां से आएंगे? वो बैलेंसिंग फिगर से आया हमारा। और अगर इस साइड में हमने कोई आइटम लिखी है तो इसका मतलब उससे एसेट्स हमारी बढ़ रही होगी, मतलब परचेज कर रखी है, और परचेज और सेल बैंक से होती है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? बोलो सर। आ गई। क्या किया हमने? हमने फिर यहां से भी सेम ऐसे ही, ना तो ये 2 लाख रुपए का ध्यान देना है ओपनिंग बैलेंस का, ना ये क्लोजिंग बैलेंस का ध्यान देना है, केवल ये अमाउंट देखनी है। और प्लांट एंड मशीनरी से अगर कोई अमाउंट है तो कौन से में जाएगी सर? परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगी बताना है एक बार। परचेज किए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये घट जाएगी। समझ में आई बातें? बोलो सर। आ गई। बहुत अच्छे से आ गई, दिक्कत नहीं है। माफ करना, मैंने इसमें शायद आप लोगों को ये बता दिया था कि ये वैल्यू आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना है। बनाना है मेरे बच्चों, बनाना है। ठीक है, नहीं बनाना है भाई, दिक्कत नहीं है कोई भी। समझ में आई बातें अच्छे से? बोलो सर। आ गई। अब आगे देख लीजिए। When accumulated depreciation is given in balance sheet सेम है, लेकिन ये दे दिया कि एसेट्स, अब की बार क्या है? अब की बार नीचे ये दे दिया कि हमारी मशीनरी बिकी है। अब क्या करेंगे? तो सेम देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दे रखा है 2,70,000 और 1,60,000। कहां से आया? ये वैल्यू यहीं पे आते हैं। देखो दोनों अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। पहला काम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो सर। हाँ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए? माफ करना, ब्रोट डाउन। कितने रुपए? 40,000। टू बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए? 80,000। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 80,000 रुपए। ठीक है, करंट ईयर का है। अब इसमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था
सर ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, एक मशीन कह रहा है बिकी है, एक मशीन बिकी है, कितने की बिकी है वो कह रहा है अ पीस ऑफ मशीन कॉस्ट रुपीज 40,000 है, बेची है वो 25,000 रुपए में, लेकिन उसके ऊपर 10,000 रुपए एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हुआ था। और मैंने ये कहा था अगर कोई मशीनरी बिकेगी तो सर उसका टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में भेजना है, मशीनरी अकाउंट में भेजना है। डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रहा है तो यहां, और डेप्रिसिएशन वापिस जा रहा है तो यहां लिखना है। तो सर क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए है, यहां से देखा आपने ये 10,000 रुपए। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। अब करना, ये 10,000 रुपए आपने यहां पे लिख दिए। अब फिर टोटल करने बैठे, तो टोटल करने बैठे तो क्या किया था, ये हो गया 90,000 रुपए, और यहां पे केवल 40,000 रुपए, तो यहां पे भी 90,000 रुपए लिखेंगे। अरे सर अब ये वाली साइड में क्या लिखें, जो पिछले केस में किया था हमने, क्या हुआ सर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या आता है, ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता है। कितने रुपए, 50,000 रुपए। समझ में आई बात, नहीं आई, बोलो सर आ गई। सर पिछले केस में तो ऐसा नहीं हुआ, पिछले केस में तो हमने क्या किया था, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए, और हमने सीधे टोटल कर दिया था। अब की बार आपने ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिखे, पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हम देखेंगे तो ये रहा अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक बार देखो ध्यान से, 40,000 लिखे, 80,000 रुपए लिखे, 80,000 रुपए टोटल किया, और फिर बता दिया कि ये बैलेंसिंग फिगर से 40,000 रुपए आया है हमारा आंसर। अब की बार आपने ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिख दिए, मैंने ये कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से अमाउंट निकाली कब जानी है, जब कोई मशीनरी बेची जा रही है, तो उस मशीनरी पे जितना भी अब तक का डेप्रिसिएशन था वो डेप्रिसिएशन हमने उस मशीन में भेज देना है इकट्ठा। समझ में आ रही बात, बोलो हाँ सर आ रही है। तो हमने बस यही करा, ये लिखा हुआ था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर इतना है, हमने सारा भेज दिया अकाउंट में, मशीनरी में। उसके बाद हम आंसर निकालेंगे, तो उसके बाद निकाला है आंसर। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। अब तरीका वही है हमारा, इस क्वेश्चन में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है अब की बार, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये कौन सा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका कुछ नहीं करना हमने, इसका कुछ नहीं करना हमने, इसका भी कुछ नहीं करना, इसका भी कुछ नहीं करना, केवल ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है इसको हमने, ये करंट ईयर का है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये होगा हमारा जाकर के प्लस। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। अब आ जाओ यहां पे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा, हाँ बनाना पड़ेगा ना, तो सर बनाइए। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000 लिख लो। टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट साइड से होगा, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, कितना 3,50,000 रुपए। समझ में आई बात, बोलो सर आ रही है। अच्छा, अब क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आता, यहां डेप्रिसिएशन नहीं आता। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कहां लिखा था डेप्रिसिएशन, लिखा है, नहीं लिखा। यहां डेप्रिसिएशन जब तक नहीं आएगा जब तक वो मशीनरी बेची नहीं जाएगी, ठीक है। पिछले केस में मशीनरी के बेचने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये लिखा हुआ देखो, नो इंफॉर्मेशन गिवन इन दीज एसेट्स। अब के केस में दे रखा है कि मशीनरी बिक रही है, तो बिक रही है तो अब तक का उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट था वो यहां पे लिखा जाएगा बाय, अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन था बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तक का कितना डेप्रिसिएशन था, देखो ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए अब तक का डेप्रिसिएशन था। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। अब क्या करें, अब ये लिख दिया, अब वो सेल करिए, तो सेल के लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं, मशीन की कॉस्ट थी 40,000 रुपए। सर वो
उसके ऊपर अब तक का डेप्रिसिएशन है 10,000, तो 40 में से 10 की तो वो घिस चुकी है, बची कितने की 30 की। बेची कितने में वो बेची है वो 25,000 रुपए में। तो सर ये देख लो, बेचने के लिए लिख देंगे बाय बैंक, कितने रुपए 25,000 रुपए। सर 40 की थी, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, बची 30 की हुई थी, इसका मतलब 30 में से बेची 25 की है, तो लॉस हो गया। और लॉस को भी कहां पे लिख देंगे, बाय, यहीं पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। प्रॉफिट होता तो इस साइड में लिख देते, कितने रुपए, तो सर 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। अब क्या करना है सर, टोटल करना है इसका। टोटल करने बैठे तो फिर एक मामला हुआ, इस साइड का टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा ये 3,50,000 और ये कितनी वैल्यू हुई हमारी, तो ये हो गई 40,000, है ना। तो इसका टोटल आया 3,90,000 रुपए। यहां से देखा तो यहां पे भी 3,90,000 लिखेंगे हम। तो सर यहां पे बैलेंसिंग फिगर से कुछ अमाउंट आई, कितनी आएगी, ये अमाउंट आई हमारी 1,90,000 रुपए। और किसकी आएगी ये अमाउंट, सर ये अमाउंट होगी हमारी टू बैंक। इसका मतलब हमने एसेट्स परचेज की होगी, एसेट्स में टू बैंक करके आएगी अमाउंट। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। सर अब क्या करें, अब हमने जो बताया था वो करते चलो, इसका कुछ नहीं करना है, याद रखना। अब क्योंकि मैं ऊपर भी बता चुका हूं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, यहां से कुछ नहीं करना। तो सर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो यहां पे भी कुछ नहीं किया, तो इसका भी कुछ नहीं करना हमने डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाले का करना है। ऊपर चले सर, ये कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये हमने क्या किया असल में, ये सेल करी है, मशीनरी बिकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये क्या है हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये नुकसान है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, जाकर के ऐड हो जाएगा। इसका कुछ करते ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस का कुछ करते नहीं है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है, मशीनरी हमने खरीदी है एक, तो मशीनरी खरीदी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर देना है, हमने लेस कर देना है मेरे बच्चों। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। बस काम खत्म हुआ, उठा करके लिखनी है अमाउंट। क्लियर हो गई बातें, बोलो सर आ गई अच्छे से समझ में। अब दोबारा इसी में आ जाओ, ऐसा ही क्वेश्चन। सर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, हमने याद रखना, हमने जो वैल्यू लेनी है ना, ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने और ग्रॉस वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहां तो वैल्यू दे रखी कितनी, 270 और 160, ठीक है ना। तो हम कितनी वैल्यू ले रहे हैं, हम 270 और 160 थोड़ी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 3,50,000 और 2 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने ले रहे हैं, 3,50,000 और 2 लाख रुपए ले रहे हैं। अगर आपने ध्यान से, तो ग्रॉस वैल्यू उठानी है हमने, नेट नहीं उठानी, याद रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, उसने कहा कि मशीनरी जो बेची है वो 40,000 रुपए की थी, उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए था, बची कितने की 30,000 रुपए की, लेकिन वो बेच दी कितने में, 50,000 रुपए में बेच दी। इसका मतलब वो 20,000 रुपए प्रॉफिट पे बेची है, बस। और हमने देखा प्लांट एंड मशीनरी ऊपर लिखी हुई है और उसके नीचे बिकने की बात भी कह रखी है, तो उसका अकाउंट तो बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट तो बनेगा। फिर हमने देखा अच्छा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो इसका अकाउंट भी बनेगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो अब क्या करना है सर, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख लो। यहां पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, इसमें बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आएगा भाई, बीडी। कितने रुपए आएगा ओपनिंग बैलेंस है, 40,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितने रुपए लिखना है, 80,000 रुपए लिखना है। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। अब कोई मशीनरी बेची है तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जरूर लिखी जाएगी, अगर नहीं बेचते तो सीधे टोटल कर लेते, अगर नहीं बेचते मशीनरी तो सीधे टोटल करते थे। यहां कर लेते 80,000 रुपए और यहां भी कितने कर लेते, 80,000 रुपए कर लेते हैं। फिर यहां पे 40,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाता बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाता हमारा, जो हमने चार्ज किया है।
लेकिन मशीनरी बेच दी तो मैंने बताया था जब भी मशीनरी बिकेगी तो डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से अमाउंट निकाल करके हम कहां भेजेंगे, मशीनरी अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है, बोलो हाँ सर समझ में। कितना, जितना भी उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो कितना चार्ज हुआ उस पे डेप्रीसिएशन अब तक का 10,000, तो उसका सारा डेप्रीसिएशन हमने प्लांट एंड मशीनरी या एसेट्स अकाउंट में भेजना पड़ेगा। तो भेज दिया हमने, ये लो 10,000 रुपए। अब डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में अमाउंट कम हो जाएगी, कितनी आएगी, तो यहां से आ जाएगा सर, ये हो गया हमारा टोटल 90,000, यहाँ पे भी कितना 90,000, और ये कितना आया हमारा 50,000। डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या हुई 50,000 रुपए दिखा देंगे हम। समझ में आई बात, नहीं आई, बोलो हाँ सर अच्छे से आ गई, कोई डाउट ही नहीं है हमें, क्लियर हो गया। अब क्या करना है सर, अब नीचे आ जाओ यहाँ पे, इसमें प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस लिख लो 2 लाख रुपए और 3,50,000 रुपए, ये लो टू बैलेंस बीडी कितने रुपए 2 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस में लिखना है, हाँ लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए 3,50,000 रुपए। मैंने क्या बताया है, दो अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है अब तक का जितना डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है। तो कितने रुपए 10,000। फिर क्या, मशीनरी सेल भी करी है, तो सेल करिए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सेल कितने में करी है, सेल करी है सर 50,000 रुपए में। ठीक है, तो बाय सेल वैल्यू लिख दो, सॉरी माफ करना, बैंक अकाउंट लिख दो, बाय बैंक दिखा दो, ये सेल हुई है कितने रुपए में 50,000 रुपए में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तुम देखो, 40,000 रुपए की थी, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका पूरे, जब तक की उसकी लाइफ थी तब तक एक्यूमुलेट होकर के, 40 माइनस 10 30, 30 की थी 50 में बेच दी, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को किस साइड में लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं, लिख दो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L कितने रुपए 20,000 रुपए, लिख दिया, बोलो हाँ से लिख दिया। अब क्या करना है, टोटल कर लेना है, कर लो टोटल। टोटल करेंगे तो ये वाली साइड है, क्रेडिट वाली साइड ज्यादा दिखाई दे रही है, कितने रुपए 4,10,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी कितना 4,10,000 रुपए देखोगे, यहाँ पे अमाउंट कितना है 2,20,000 रुपए। सर डेबिट वाली साइड में इसका टोटल क्या 2,20,000 आ रहा था, 4,10,000 में से घटा दो तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा आ जाएगा जो एसेट्स हमने परचेज करी है वो कितने रुपए की 1,90,000 रुपए की आ जाएगी। बस काम खत्म, कोई डाउट ही नहीं है हमारा। समझ में आई, बोलो हाँ सर अच्छे से आ गई। शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब क्या करना है, हमने यहां से अमाउंट निकाल उठा करके लिखनी है ना, हमें कोई मतलब नहीं है किससे, इस अमाउंट से, इस अमाउंट से और इस अमाउंट से। ये वाली अमाउंट कहां पे जाती है जल्दी बताएं, ये जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होती है। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, बची 3 अमाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमने बैंक ये सेल करी है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा प्लस होगा। ये क्या है हमारा प्रॉफिट और लॉस या गेन ऑन, अब की बार गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है तो ये जाएगा अब की बार ऑपरेटिंग। पिछली बार भी लॉस भी ऑपरेटिंग में जाता था और प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग में ही जाएगा, लेकिन लॉस जाकर के प्लस होता है और आपका गेन है वो माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां, जहां डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं उसी में। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, ये लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी क्या करना है आपने, इसे माइनस करना है। बस 3 चीजें उठा करके लिख दो। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। चलिए ये एक अलग से क्वेश्चन है हमारा, जब हमें बैलेंस शीट नहीं दी है लेकिन हमें नेट वैल्यू दे रखी है। कैसी वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू दे रखी है। तो क्या करेंगे सर, मैं आपको बता चुका हूं, आप जब भी कोई अकाउंट बना रहे हो ना तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रोस वैल्यू लेनी है। ठीक है, बोलो हाँ सर। हमें करंट ईयर के लिए ध्यान से लिहाज से करनी है। इसमें क्या क्या दिया, ओपन क्वेश्चन है, बैलेंस शीट नहीं है, ये बस अलग से इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी की नेट वैल्यू 80,000 8 लाख रुपए और ओपनिंग थी 5 लाख नेट। अब उसने क्या करा,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे दी, और जैसे उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहूं, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो फिर हमने देखा कि अच्छा अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे, इसके दो अकाउंट बनेंगे, एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी का। फिर उसने बेचने की बात भी कह दी। अब बेचने की बात कह दी तो भी हमें पता है अच्छे से क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बनाना है, इसका ओपनिंग बैलेंस देखो क्या होगा, यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने रुपए है, बिगिनिंग का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, ये लो 70,000 रुपए, और 2 कर दो बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है एंडिंग का 1 लाख रुपए। ठीक है, मशीनरी बिकी, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो सीधे हम टोटल कर देते हैं। ये लाइन लिखी है बिकी हुई है, तो मशीनरी बिकी हुई है, तो हमें पता है मशीनरी जब भी बिकेगी तो फिर डेप्रिसिएशन कुछ निकाल करके मशीनरी अकाउंट में भेजना है हमने। फिलहाल मशीनरी बिकी है, 50,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 40,000 रुपए, वो बेची कितने में, 25,000 रुपए में। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वाली वैल्यू बता रहा है, मैंने यही तो बताया था। एक होती है हमारी कॉस्ट, फिर होता है हमारा डेप्रिसिएशन, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो WDV वैल्यू या नेट वैल्यू होती है, नेट वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में यहां भी नेट वैल्यू दे रखी है और इसमें भी नेट वैल्यू दे रखी है। आपको हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना कि नेट वैल्यू का क्या करना है, सिंपल सी बात है। हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा वो कैसे निकालेंगे हम, इसके ऊपर एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, तो 50,000 की मशीनरी बची हुई थी 40,000 की, इसका मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्युमुलेट हुआ है 10,000 रुपए। बस यही डेप्रिसिएशन हमने कहां पे भेजना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में भेज देना है। कितने रुपए, 10,000 रुपए। कॉस्ट आपको दे रखी थी, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको डेप्रिसिएशन आपने निकालना है। ठीक है, समझ में आई बातें, नहीं आई? बोलो सर आ गई, बहुत अच्छे तरीके से, डाउट ही नहीं है। अब क्या करेंगे सर, ये निकल गया, ये निकलने के बाद में हमने यहां से वैल्यू ली 1,10,000 रुपए टोटल आया, यहां पे भी कितना है, 1,10,000 रुपए टोटल आया, यहां लिखा 70,000। सर कुछ नहीं करना, यहां पे लिख दो बाय यहां पे किस कब बढ़ता है, ये डेप्रिसिएशन जब जब लगता है तब तब बढ़ता है, तो सर इस साइड में डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये, कितने रुपए, 40,000 रुपए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा होगा। बात समझ में आई? और ये जाता कहां पे है, ये डेप्रिसिएशन हमने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर के प्लस हो जाता है। इसका कुछ करना नहीं है, इसका कुछ करना नहीं है, और इसका भी कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई अच्छे तरीके से। फिर हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया। अब समस्या ये आएगी कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो नेट वैल्यू दे रखी है, और हमें चाहिए क्या, मैंने बताया था ग्रोस वैल्यू लिखनी है बेटा आपने। ठीक है, ग्रोस वैल्यू लिखनी है, WDV वैल्यू नहीं लिखनी है आपने, ये WDV वैल्यू दे रखी है। ये रिटर्न डाउन वैल्यू बोल दे या नेट वैल्यू बोल दे, बात एक ही है, हमें चाहिए ग्रोस वैल्यू। तो क्या करें, सोचो एक बार, हमारी कॉस्ट थी, ये नेट वैल्यू है हमारी, ये ग्रोस वैल्यू है हमारी, हमने इसमें से डेप्रिसिएशन घटाया है, तब आई है हमारी WDV वैल्यू या नेट वैल्यू बोल दूं मैं इसको। ठीक है, बोले हाँ सर। तो चलो 8 लाख रुपए नेट वैल्यू दे रखी है, इस 8 लाख वैल्यू के ऊपर ये कौन सा क्लोजिंग वाला, अब तक का डेप्रिसिएशन अगर मैं देख लूं 1 लाख है, ये अगर 1 लाख है तो ग्रोस वैल्यू कितनी होगी बताना एक बार, 7 लाख रुपए हो जाएगी। नहीं समझ में आई? बस समझाते हैं क्या करना है। आपने नेट वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन घटा रखा है, उस डेप्रिसिएशन को दोबारा जोड़ दो, ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। क्या था, नेट वैल्यू निकालने के लिए ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटा रखा है, तो आप क्या करेंगे, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो हाँ सर। क्लोजिंग में क्लोजिंग वाला और ओपनिंग में ओपनिंग वाला। देखो 5 लाख रुपए ओपनिंग का बैलेंस था, हाँ सर,
और यहां से ये ओपनिंग का बैलेंस कितना है 70,000। अपनी एसेट्स की वैल्यू नेट वैल्यू में आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड कर दो बिगिनिंग वाली, तो सर वैल्यू आ जाएगी कौन से वाली, ग्रोस वाली। ठीक है, और ग्रोस लेनी है हमने, तो यहां पे बस इतना सा ध्यान रखो, टू बैलेंस बीडी या सीडी, यहां टू बैलेंस बीडी लिखना है और यहां लिखना है बाय बैलेंस सीडी। यहां पे जो वैल्यू लेनी है ना, ये आपने प्रोविजन जोड़ करके ले लेनी है आपकी बार, क्योंकि नेट वैल्यू दी हुई थी, हमने ग्रोस लेते थे। हम हर बार यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं ना, वो ग्रोस वैल्यू ले रहे हैं बेटा, हर बार अब तक जितनी बार भी ली ना, ग्रोस वैल्यू ली है हमने देखो एक बार ये देखो, मैं बताता हूं कैसे। हमने जितनी बार भी ली ना, ये वाली वैल्यू नहीं ली, 2,70,000 1,60,000 नहीं ली। हमने कौन सी ली है, हमने ली है ये वाली वैल्यू, घटाने से पहले वाली, ये 80,000 घटाने से पहले वाली, ये 40,000 घटाने से पहले वाली वैल्यू। अब की बार वो क्या कह रहा है, ये घटाने के बाद वाली वैल्यू दे दी, 2,70,000 और 1,60,000, इस तरीके से वैल्यू दे दी। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा जोड़ दे, इस 2,80,000 इस 2,70,000 रुपए में अगर मैं ये 80,000 जोड़ दूं तो 3,50,000 नहीं हो जाएंगे। इस 1,60,000 रुपए में ये 40,000 वापिस जोड़ दूं तो क्या हो जाएंगे, 2 लाख नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो बस यही करा हमने, और कुछ किया ही नहीं। समझ में आई बातें, नेट वैल्यू दे रखी थी, हमने ग्रोस वैल्यू लेनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूं, मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें मैं ओपनिंग प्रोविजन जोड़ देता हूं। मेरा ओपनिंग 5 लाख रुपए है, मैं ओपनिंग के ही जोड़ देता हूं कितने रुपए, 70,000 रुपए, तो 5,70,000 हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं इसमें 5 लाख रुपए प्लस 70,000 रुपए, ये हो गया 5,70,000 रुपए। सेम क्लोजिंग में करना है। क्लोजिंग का बैलेंस कितना दे रखा था, क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है 8 लाख रुपए, तो क्लोजिंग के ये जोड़ दो 1 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख प्लस 1 लाख कर दो, इसको कर दो 8 लाख प्लस 1 लाख, तो हो जाएंगे 9 लाख रुपए। समझ में आई बात, बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई, इसमें दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद क्या करना है, ये तो वैल्यू लिख दी ना, बस ये वैल्यू का ही खेल था, बाकी तो आपको पता है क्या। ये लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग, 50,000 की कॉस्ट थी उसकी, WDV उसकी 40,000, वो बेची कितने में, 25,000 रुपए में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेके आना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने रुपए लेकर के आओगे, यहाँ पे या तो डेप्रिसिएशन आएगा या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। सर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया है तो फिर सीधे डेप्रिसिएशन। फिलहाल हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है, तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितने रुपए, अब तक का मशीनरी के ऊपर 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, कितने में बेची है वो लिख दो, बाय बैंक प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो भी लिख दो। बेची कितने में है सर, 25,000 रुपए में बेची है, तो ये लिख दो 25,000 रुपए। मशीनरी थी कितने की, मशीनरी थी 50,000 की, डेप्रिसिएशन लगा उसके ऊपर 10,000, वैल्यू कितनी आई 40,000 बची हुई है। 40,000 बची हुई है, वो बेची कितने में है 25,000 में, 15,000 रुपए का लॉस हुआ। 40,000 रुपए की बची हुई थी, 15,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो लॉस को इसी साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने रुपए, आप बोलेंगे सर 15,000 रुपए, कोई डाउट ही नहीं है, अच्छे से समझ में आई होगी बातें। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने बैठे तो हमें पता चला कौन से वाली साइड ज्यादा होगी, ये वाली साइड ज्यादा होगी, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक परचेज आ जाएगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे आप निकाल करके। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई। क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करना। सर ये वाली अमाउंट कहाँ पे जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, ऐड होती है। ये वाली कहाँ पे जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है, ऐड होती है। सर ये वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, सर माइनस होती है, मामला खत्म। ना इसका कुछ करना ना इसका कुछ करना, कर सकते हैं, बोलो हाँ सर, एक भी डाउट नहीं है। सर सेम ऐसे ही इनके लिए हमारे, जैसे मान लिया कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेम ऐसे ही अकाउंट बनेगा। मान लिया कोई इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, बस इतना सा फर्क होगा, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उसका सिंपल एक अकाउंट बनेगा। कोई भी एसेट्स है अगर जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसका सिंपल फंडा है। कैसे, उसको कैसे करेंगे सोल्व, ये ऐसे करेंगे सोल्व, देखो ठीक है, ये
जैसे ये लिखा हुआ, मान लो इसमें इन्वेस्टमेंट लिखी होती, ये प्लांट एंड मशीनरी की जगह, पहला ये जो केस है उसमें देखो प्लांट एंड मशीनरी की जगह पे इन्वेस्टमेंट मान लिया लिखा होता, तो सिंपल फंडा है। अगर नीचे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट बेची है प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, तो आपने अकाउंट बनाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखो, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखो, ठीक है। वो जितने में बेची वो लिखो बाय बैंक, बेचते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं। प्रॉफिट पे बेची तो डेबिट साइड में लिख दो टू स्टेटमेंट ऑफ पीनल, लॉस पे बेची तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीनल। डेप्रिसिएशन वगैरह का इसमें कुछ फंडा होता नहीं है, तो सिंपल अकाउंट बना करके हमने अमाउंट लिख देनी है सीधे सीधे। और आपको पता है कैसे करते हैं सारा काम, कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे कंबाइन होकर के आएंगी, ठीक है। वहां चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे, बस आपको एक थ्रोली नॉलेज होगी कि असल में कब कैसे क्या क्या करना है। अकाउंट जब बनाने बैठोगे या कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाने बैठोगे तो 1% भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जितना यहाँ पे बताया गया है अकाउंट में, या मैं जब कहूं जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे कम चीजें मिलेंगी तुम्हें। यहाँ तो सब चीजें एकदम से सीख ली ना हमने, वहां कम चीजें मिलेंगी तो आसानी से बन जाएगा। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से कमेंट कर देना, बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जरूर सोल्व कराऊंगा आप लोगों की। आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे।